देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, आराम से पढ़ते हैं, आप लोग आंसर देना चालू कर दीजिए स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन से स्टूडेंट यह है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, 24, 28, 32। चलिए स्टूडेंट फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है। फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए, मैं थोड़ा समय दे रहा हूं आप लोगों को ताकि आप आंसर दे सके बढ़िया से, ठीक है। पढ़ लीजिए बढ़िया से कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। फटाफट आंसर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आई होप आपने आंसर सभी लोगों ने टाइपिंग कर दिया होगा और मैं अब जा रहा हूं बताने इसका सही आंसर। आप लोगों को मैच करा लीजिए कि क्या आपका सही है या गलत। रफ कॉपी कलम मतलब ले लीजिए अपने बगल में और देखते रहिए कि आपका कितना सही है कितना गलत। लास्ट में स्कोर भी आपको बताना है, टोटल स्कोर, ठीक है। तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? चलिए मैं उत्तर बता रहा हूं। तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या जो होती है स्टूडेंट कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है स्टूडेंट। आई होप सभी ने ऑप्शन ए दिया होगा, करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया, सब लोग मैच करा लिया आपने, सब लोग मिला लिया आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट यह है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 कि विटामिन B5। चलिए स्टूडेंट फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी फास्ट, ठीक है। सभी लोग पढ़ लीजिए इसको, पहले बढ़िया से चारों ऑप्शनों को कंपैरिजन कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर आंसर दीजिए, ठीक है। कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है स्टूडेंट? फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ आप लोगों को टाइपिंग करने के लिए। चलिए बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। और आई होप आपने सभी ने टाइपिंग कर दिया होगा, सभी ने अपना आंसर दे दिया होगा और मैं इसका जा रहा हूँ सही आंसर बताने स्टूडेंट। तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है स्टूडेंट? सब जानते हैं कि जो बेरी बेरी रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने ऑप्शन ए दिया रहा होगा आंसर इसका, ठीक है। मैच करा लीजिएगा कितना सही हो रहा है कितना गलत, ठीक है। रफ कॉपी कलम लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि क्षारीय विलयन का पीएच है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है? 0, कि 7, कि 7 से कम, कि 7 से अधिक। चलिए फटाफट आंसर दीजिए इसका कि सही आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शनों में से स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आई होप सबने आंसर दे रहे होंगे फटाफट। चलिए चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। गलत ही हो सही हो लेकिन आप सबको आंसर देना है, ठीक है। चलिए मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट, मिला लीजिएगा। तो कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या है? 7 से अधिक, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि 7 से कम रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा, सिर्फ 7 रहेगा तो उदासीन हो जाता है, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय हो जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर। आज होप सबने ऑप्शन डी दिया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा, चलिए आगे आपकी स्क्रीन पे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके बताइए कि उत्तल दर्पण की अगर फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगी। कह रहे कि बताइए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी अगर उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया। फटाफट आंसर बताइए। 32 सेंटीमीटर होगी कि 16 सेंटीमीटर होगी कि 64 सेंटीमीटर होगी कि 8 सेंटीमीटर होगी? फटाफट इसको लगाकर आप तुरंत आंसर बताएंगे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। जल्दी जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आप लोग सही आंसर बताइए कि इसका क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब आई होप आपने सबने आंसर सही बता दिया होगा, सभी लोग कमेंट कर दिए होंगे और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं। कह रहा उत्तल की फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी, तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है यहाँ पे? सब लोग जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर r/2 होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस होती है। तो यह बराबर पूछा r दिया, वक्रता त्रिज्या कितना? 32, तो 32/2 कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। और ऑप्शन बी यहाँ पे होता हुआ सही आंसर। आई होप सबने ऑप्शन बी दिया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा भी क्लियर होता हुआ अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा तब यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होता हुआ, इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट यहाँ पे यह है कि प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से, इसका आंसर जल्द बताइए आप लोग कि प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, कि हरे रंग के लिए, कि नीले रंग के लिए? बताइए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। कमेंट कीजिए, सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। आई होप बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को टेस्ट
देने में हमको भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, बताइए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग के लिए कि पीले रंग के लिए कि हरे रंग के लिए कि नीले रंग के लिए। आई होप सबने अपना आंसर दे दिया होगा, अपना ओपिनियन सबने रख दिया होगा। मैं जा रहा हूं बताने इसका सही आंसर, मैच करा लीजिएगा। ठीक है, तब प्रकाश का जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है वो लाल रंग के लिए होता है। किसके? लाल रंग के लिए होता है स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा सही आंसर। आई होप सबने ऑप्शन ए दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्लियर होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट यह है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब क्यों हम स्क्रीन पे कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है 2, 1, 3 की 0। फटाफट आंसर बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं समय दे देता हूँ, जल्दी जल्दी फास्ट कीजिए आप लोग। ठीक है, फास्ट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। आप सबने ऑप्शन दे दिया होगा इसका सही आंसर। चलिए मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है तो कितनी है? 2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। आई होप सबने ऑप्शन ए दिया होगा और ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे कि कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करने सल्फर को दूर करने की प्रक्रिया को कहते हैं। बताइए निस्तान, भर्जन कि प्रगलन कि बेसमरीकरण। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद ऑप्शन टिक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आंसर बताइए इसका सही कि सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप सबने इसका आंसर दे दिया होगा, हमको तो लगता है लगभग। ठीक है, अभी दे ही रहे होंगे लोग, फटाफट सोच समझ के दे दीजिए स्टूडेंट। टाइमिंग आपका बीत गया और मैं जा रहा हूं बताने इसका सही आंसर कि कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को हम कहते हैं तब भर्जन कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? भर्जन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया सही आंसर हो गया। आई होप ऑप्शन बी आपने दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर होता हुआ और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट क्या बोल रहा है, चलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। कह रहा है ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है। एपिफेरेंक्स, एपिग्लोटिक्स, एल्वियोलाई की श्लेष्म आवरण। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट एमपी प्रश्न है स्टूडेंट, इसको आंसर थोड़ा बढ़िया सोच समझ के दीजिएगा क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट, सभी कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए मैं और इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग मैच करा लीजिएगा अपने आंसर से। आप लिखते रहिए आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, टोटल आपको बताना है लास्ट में, समझ में आ रहा है ना। चलिए कह रहा है कि ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना जो है वो कहलाती है तो एपिग्लोटिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिग्लोटिक्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने ऑप्शन बी दिया होगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर, तो हम रुकेंगे कहाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। अभी 50 क्वेश्चंस करना, मजा आ जाएगा आप लोगों को करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कि स्मॉल टी कैपिटल टी की कैपिटल आर। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का आंसर सही आना चाहिए। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप सबने आंसर दे रहे हैं अच्छे तरीके से, जल्दी जल्दी दे दीजिए स्टूडेंट। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसका सही आंसर क्या होगा, मैच करा लीजिएगा। और चलिए मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है तो कैपिटल आर। यह जो है शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। चलिए तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी दिया होगा आपने। और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट यह बोल रहा है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर, देख रहे हैं ना कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा 0,
45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, बहुत ही ज्यादा लाजवाब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों को आना चाहिए। किसी कीमत पे फटाफट कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए स्टूडेंट, ठीक है। आई होप सबने आंसर दे रहे हैं अच्छे तरीके से, और सबने आंसर दे भी दिया होगा। और मैं जा रहा हूं इसका सही आंसर बताने, आप लोग मैच करा लीजिएगा अपने आंसर से, ठीक है। कह रहा है कि यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। तो अपवर्तन कोण क्या होगा? 0 अंश होगा स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर होता हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? बताइए, समतल दर्पण का कि उत्तल दर्पण का कि अवतल दर्पण का कि उत्तल लेंस का? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट इसका कमेंट में आंसर दीजिए कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा लाजवाब प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी लोगों का सही आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। बताइए कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, तो कमेंट कीजिए फटाफट। सभी लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। मैं जा रहा हूं इसका सही आंसर बताने स्टूडेंट। तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है स्टूडेंट? तो उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का सबसे ज्यादा दृष्टि क्षेत्र होता है स्टूडेंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन बी आपने क्लियर कर रखा होगा। आई होप सबने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर होता हुआ तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट यह है कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर, क्या अंतर है? बताइए स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबका सही आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। चलिए बताइए, इसका कमेंट कीजिए फटाफट। आई होप सबने कमेंट कर दिया है। और मैं जा रहा हूं इसका आंसर बताने, और अपने आंसर से इसका मैच करा लीजिएगा कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु, देखिए दूर बिंदु की बात किया है। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, तो स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है स्टूडेंट। क्या है? अनंत पर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने ऑप्शन डी ही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्लियर होता हुआ, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जैसा कि देख पा रहे हैं, कह रहा है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता। अगर चंद्रमा पर जाकर अगर आकाश को देखेंगे तो आकाश कैसा दिखाई देगा? बताइए, बैगनी रंग का दिखाई देगा कि नीला कि काला कि सफेद? बताइए स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो चलिए सभी ने ऑप्शन दे दिया होगा अपना सही आंसर, जो भी आपका रहा होगा दिमाग में आपने दे दिया होगा। मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ, अपने आंसर से मैच करा लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता कैसा? तो काला दिखाई देता है स्टूडेंट। कैसे काला दिखाई देता है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन सी ही दिया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट यह है कि ओम के नियम का सूत्र है। बताइए स्टूडेंट कि ओम के नियम का सूत्र है आई बराबर वी इंटू आर, कि आर इक्वल टू वी इंटू आई, कि वी इक्वल टू आई इंटू आर, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए कि ओम के नियम का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्यारा प्रश्न है। सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो चलिए सभी लोगों ने आंसर दे दिया इसका, और मैं जा रहा हूं इसका सही आंसर बताने के लिए स्टूडेंट, और आप लोग मैच करा लीजिए। तो चलिए इसका जो आंसर होगा सही, कि ओम के नियम का सूत्र सब लोग जानते हैं कि वी बराबर आई इंटू आर होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन सी ही दिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्लियर होता हुआ, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पे बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया आपको होम स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर टेस्ला में, कि न्यूटन एम्पियर मीटर, कि न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर? बताइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। फटाफट इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने कमेंट कर दिया होगा स्टूडेंट। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, मैच करा लीजिएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर टेस्ला, ठीक है, टेस्ला में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन बी दिया होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता हुआ, और बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट यह है कि एक टेस्ला बराबर होता है। बताइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया होम स्क्रीन पे आपके, कि एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के,
कि एक गॉस के कि 10 पे पावर माइनस 4 वेबर प्रति मीटर के कि 10 पे पावर माइनस 4 गॉस के। बताइए कि एक टेस्ला कितने के बराबर होता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। और मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूं क्योंकि आपने कमेंट कर दिया है अपना जो भी ओपिनियन है, और मैं इसका सही आंसर बता रहा हूं कि एक टेस्ला जो होता है बराबर होता है तो एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन ए दिया होगा। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता हुआ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके होम स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया। फटाफट इसका उत्तर दीजिए कि एंटनी मनी है धातु कि अधातु कि उपधातु कि मिश्र धातु। बताइए जो एंटीमनी है वो कौन सा है, धातु अधातु उपधातु कि मिश्र धातु। फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में करके, और जल्दी जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा फटाफट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और इसका मैं सही आंसर बताने वाला हूँ। मैच करा लीजिए आप लोग कि एंटनी मनी है तो एंटनी मनी आपका क्या होता है, उपधातु होता है स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन सी ही दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। अध्यावरण, बीजांड काव्य कि निभागी कि अंड द्वार। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं आप लोग। फटाफट इसका सही आंसर बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और मैं इसका सही आंसर अब बताने वाला हूँ क्योंकि आपने अपना ओपिनियन दे दिया कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, और मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। मैच करा लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है, तो वो अंड द्वार द्वारा करती है। किसके, अंड द्वार। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपने भी ऑप्शन डी ही दिया होगा और ये क्वेश्चन क्लियर होता हुआ अच्छे तरीके से हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 19 यह है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लाजवाब प्रश्न आपको होम स्क्रीन पे आ गया कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर कि 50 सेंटीमीटर कि 100 सेंटीमीटर के अनंत पर। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, अपना ओपिनियन दीजिए जल्दी से, और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं क्योंकि आपने ऑप्शन दे दिया है। इसका सही जो अभी आंसर होगा आपके दिमाग में चल रहा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं बता दूं स्टूडेंट कि स्पष्ट जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन ए ही दिया होगा और ये क्वेश्चन क्लियर होता हुआ। ठीक है, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट यह है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर की मोटर। बताइए स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे किसी कीमत पे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शनों में से, और मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूं क्योंकि आपने अपना आंसर बता दिया है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और जो 20वां क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है वो जनित्र होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन ए ही दिया होगा। मिला लीजिए, अपना स्कोर कंपेरिजन करते रहिए, कितना सही कितना गलत हुआ लिखते रहिए। लास्ट में मुझे चाहिए कमेंट में कि टोटल आपका कितना सही हुआ कितना गलत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए तो आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है स्टूडेंट आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होम की स्क्रीन पे आ गया आपके। आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं पाचन, क्रमाकुंचन, परिसंचरण कि अवशोषण। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, फटाफट आंसर इसका बताइए क्या है स्टूडेंट। ठीक है, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं पाचन, कहते हैं कि क्रमाकुंचन कहते हैं कि परिसंचरण कहते हैं कि अवशोषण कहते हैं। चलिए तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूं। आप लोगों ने ऑप्शन दे दिया होगा इसका सही आंसर वाला, और मैं इसका बता रहा हूं सही आंसर, मैच करा लीजिएगा अपने आंसर से। ठीक है, तो कह रहा है कि आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं तो क्रमाकुंचन कहते हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। आई होप आपने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 22 है ऊर्जा की मुद्रा। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं, डीएनए को, आरएनए को,
एटीपी को कि क्लोरोफिल को? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन स्टूडेंट है। इसका सही आंसर हमें चाहिए कि ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट 22 आ गया। ठीक है, तो ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं स्टूडेंट? डीएनए को कहा जाता है कि आरएनए को कहा जाता है कि एटीपी को कि क्लोरोफिल को? चलिए इसका सही आंसर बताइए। हम इसका सही आंसर बताने लो मैच करा लीजिए कि ऊर्जा की जो मुद्रा कहते हैं उसे एटीपी को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन सी ही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर होता हुआ तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट यह है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 10 पे पावर -6 MSCl विलियन का पीएच मान होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10 पे पावर -6 MSCl का विलियन का जो पीएच मान होगा 7 की 6 की 0 की -6। बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर बताइए कि कमेंट में क्या होगा। ठीक है, चलिए आपने अपना आंसर बता दिया होगा स्टूडेंट 23 का कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा और मैं आपको बताने वाला हूं कि 23 का रियल आंसर क्या होगा। तो 10 पे पावर -6 MSCl विलेन का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 6 होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आई होप आपने भी 23 का ऑप्शन बी ही दिया होगा और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है स्टूडेंट यहाँ पे कि कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं, कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं कॉपर जिंक की, कॉपर टिन की कि कॉपर निकल की कि कॉपर आयरन का? बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कि कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं। तो चलिए मैं इसका सही रियल आंसर जो है बता देता हूं। करेक्ट आंसर आप अपने आंसर से मैच करा लीजिए और लिखते रहिए कि आपका कितना हुआ सही कितना हुआ गलत। ठीक है, तो कांसे की प्रतिमाएं बनी होती है स्टूडेंट किसकी, तो कॉपर टिन की बनी होती हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा 24 का आंसर। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट यह है कि निम्नलिखित में एल्कीन है। बताइए इन चार ऑप्शनों में से बताना आपको कि एल्कीन है। ठीक है, C2H6, C2S4, C2S2 कि C6H6? बताइए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना निम्नलिखित में एल्कीन कौन है। ठीक है, तो बताइए 25 का आंसर क्या होगा, सही आंसर बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सब लोग जानते हैं, सभी लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा और मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। मैच करा लीजिए स्टूडेंट अपने आंसर से कि निम्नलिखित में जो एल्कीन है, एल्कीन क्या होता है, C2S4। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, C2S4। चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। चलिए स्टूडेंट 26 देखिए आपके होम स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 26 क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। बताइए जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा का कि सौर ऊर्जा का कि कोयला या पेट्रोलियम का कि जल विद्युत? बताइए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है स्टूडेंट। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए, फास्ट रिप्लाई कीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूं फाइनली। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत जो है वो कोयला और पेट्रोलियम होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर। ठीक है, कोयला पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर होता हुआ तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 यह है कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट 27 आ गया कि गंगा सफाई जो योजना कब प्रारंभ हुई थी, 1985 में कि 1955 ईस्वी में कि 2005 में, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी स्टूडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूं आप लोगों को कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी स्टूडेंट। सब जानते हैं 1985 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन ए ही दिया होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 27 का अपने आंसर से मैच करा लीजिएगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, स्कोर लिखते रहेगा अपने रफ है। ठीक है, चलिए 27 यहाँ पे क्लियर होता हुआ ना, 28 की ओर बढ़ चलते हैं। 28 स्टूडेंट देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण कहलाता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण कहलाता है परागण, अंडोत्सर्ग
निषेचन, किनमें से कोई नहीं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। फटाफट इसका आंसर बताइए कि 28 का आंसर कौन सा होगा इन चारों ऑप्शनों में से, ठीक है। चलिए आई होप आपने भी अपना दे दिया होगा आंसर, और मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने, और मैच करा लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो पराग कणों का पराग कोश से वार्तिकाग्र तथा स्थानांतरण कहलाता है, तो क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन ए दिया होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 29 के। और क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही प्यारा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है। विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है बंदर, चमगादड़, खरगोश की चिंपैंजी। इसका आंसर आना चाहिए सभी लोगों का सही आंसर। फटाफट बताइए कि क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शनों में से, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर बताइए। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूं आप लोगों को कि विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती जो है वो चिंपैंजी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। आई होप आपने भी ऑप्शन डी ही दिया होगा। एक क्वेश्चन 29 क्लियर होता हुआ है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए बताइए फटाफट कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। प्रोटीन के बने होते हैं कि आरएनए के, डीएनए के, डीएनए और प्रोटीन के। बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बता रहा हूं। चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा आंसर सही होगा स्टूडेंट, ठीक है। कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। प्रोटीन, आरएनए, डीएनए के, डीएनए और प्रोटीन के। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूं कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं स्टूडेंट। तो सब लोग जानते हैं कि डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन डी ही दिया होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। और क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर होता हुआ तो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो है। चलिए स्टूडेंट फटाफट इसका आंसर बताइए कि 31 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 31 का आंसर स्टूडेंट देखिए, जैसा कि देख पा रहे हैं कि क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते हैं ध्यानपूर्वक। कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। बताइए कि आप कहीं भी खड़ा हो रहे हैं, आपका जो प्रतिबिंब सदैव सीधा बन रहा है, तो कौन सा दर्पण हो सकता है। केवल समतल, कि केवल अवतल, कि केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 31 स्टूडेंट, ठीक है। फटाफट इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन को पढ़कर समझकर कि हाँ क्या हो सकता है इसका सही आंसर, और कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं क्योंकि आपने सही आंसर दे दिया होगा, और मैच करा लीजिएगा मेरे आंसर से। कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो देखिए अवतल दर्पण जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में भी आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, और समतल दर्पण में। तो यहाँ पे ऑप्शन में दोनों दिया है, तो लिखेंगे आप या तो समतल अथवा उत्तल, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्योंकि समतल में भी आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है चाहे आप कितनी दूरी पर खड़े क्यों ना हो, और उत्तल दर्पण में भी, तो दोनों दिया था, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन डी ही दिया होगा, क्लियर हो गया होगा 31। चलिए 32 की ओर बढ़ चलते हैं। 32 स्टूडेंट यह है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित कितना होता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है 32 कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है 25 सेंटीमीटर पे, कि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, कि अनंत पर, कि अनंत से कम दूरी पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 32, बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन से मजा आ जाएगा आप लोगों को करके, ठीक है। तो चलिए बताइए 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फटाफट आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। मैं चलिए इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित जो होता है वो अनंत से कम दूरी पर होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। आई होप सबने ऑप्शन डी ही दिया होगा, और क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर होता हुआ यहाँ पे। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 स्टूडेंट यह है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है बैंगनी रंग का, कि हरे रंग का, कि पीले रंग का, कि लाल रंग का। बताइए स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट इसका आंसर बताइए, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। कमेंट सभी लोग कर लिए होंगे, आई होप इतना समय बहुत है आप लोगों के लिए। और इसी के साथ हम इसका आंसर बताने वाला है आप लोगों को कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है तब बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन सबसे अधिकतम होता है, लेकिन लाल रंग का सबसे कम होता है। भी तो हम लोग क्वेश्चन देखे ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्लियर होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 स्टूडेंट यह है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। प्रकाश का जो वेग निम्न में से बताइए
निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? वायु में, कि जल में, कि कांच में, कि निर्वात में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि आपने ऑप्शन दे दिया होगा, अपना सही आंसर ओपिनियन जो भी आपका रहा होगा आपने दे दिया होगा। मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ स्टूडेंट। तो प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। आई होप आपने भी ऑप्शन डी ही दिया होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर होता हुआ और क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 आ गया और क्वेश्चन नंबर 35 स्टूडेंट यह कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा? बताइए। उत्तल लेंस का कि अवतल लेंस का, कि उत्तल दर्पण का कि अवतल दर्पण का? बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 35। इसका आंसर सही से बताइए स्टूडेंट कि क्या होगा कि अगर निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति में है तो अगर उस दोष को दूर करने के लिए वो किस लेंस का या दर्पण का प्रयोग कर सकता है? सब लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट इसका सही आंसर बताइए। इसके बाद मैं सही आंसर बताने वाला हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं इसका सही आंसर फाइनली बता देता हूँ कि अगर किसी मनुष्य के आंख में अगर निकट दृष्टि दोष है तो जाहिर सी बात है उसके दोष को निवारण करने के लिए मुझे अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आपने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा। नॉर्मल क्वेश्चन सबने दिया होगा। यहाँ पे 35 नंबर वाला क्वेश्चन क्लियर होता हुआ और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 स्टूडेंट बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र है। विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र है कि P बराबर V बटे I, कि P बराबर 1 बटे V, कि P बराबर V इंटू I, कि P बराबर V स्क्वायर बटे I। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र क्या होता है? रियल बताइए। बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि किसका सही आंसर क्या होगा। और आई होप आपने ऑप्शन दे दिया होगा कि सही आंसर क्या होगा। इसी के साथ हम बताएंगे किसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। तो यहाँ पे है कि विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र है तो P बराबर VI होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन सी ही दिया होगा। और इसी के साथ एक क्वेश्चन 36 क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 37 स्टूडेंट यह है कि वेबर किस राशि का मात्रक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि वेबर किस राशि का मात्रक है? बताइए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि वेबर किस राशि का मात्रक होता है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इसका आंसर चाहिए मुझे किसी कीमत पे। फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है, चलिए तो कमेंट आपने कर दिया है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आई होप, और मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने क्वेश्चन नंबर 37 का कि वेबर किस राशि का मात्रक है स्टूडेंट? तो वो चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने क्लियर कर रखा है इसको। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 स्टूडेंट यह है, कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मूल्य हो। बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 0, 1, 7, 14। इसका सही आंसर आना चाहिए सभी लोगों का। बताइए कमेंट करके बताइए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया 38। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आई होप आपने दे दिया इसका सही आंसर और मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर अब बताने आप लोगों को। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है स्टूडेंट? तो कितना होता है? तो 7 होता है। सब लोग जानते हैं कितना होता है, 7। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 38 का। ऑप्शन सी 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपके होम स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 कि 1 विलियन का पीएच मान 3 है, बिलियन है। अच्छा ये बताइए कि किसी विलियन का पीएच मान अगर 3 है तो क्या कहलाएगा? क्षारीय, उदासीन, कि अम्लीय, कि इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए। तो इसका आंसर तो सबका आना चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है। हम लोग इतना बार पढ़ चुके हैं कि ऐसा कैसे हम हैंडल करते हैं कि कौन सा क्षारीय होगा, कौन अम्लीय होगा, कौन उदासीन होगा, सब लोग जानते हैं आप लोग। तो जाहिर सी बात है कि इसका सही आंसर देंगे ही देंगे। आई होप आपने दे भी दिया होगा। मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, तब आप जानेंगे कि एक विलियन का पीएच मान 3 है तो 7 से कम होता है तो अम्लीय में गिनती होता है। बात खत्म। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबने सही दिया होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 39 क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 स्टूडेंट यह है कि अमलगम होते हैं उपधातु की मिश्र धातु की यौगिक के विषम विषमांगी मिश्रण। बताइए अमलगम होते हैं, बताइए क्या होते हैं? उपधातु होते हैं कि मिश्र धातु होते हैं कि यौगिक होते हैं कि विषममांगी मिश्रण होते हैं? ठीक है, बताइए फटाफट कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए, फास्ट बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सभी ने कमेंट आप कर दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट।
और हम बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। अपने आंसर से मैच करा लीजिए, ठीक है। कि अमलगम होते हैं, तो अमलगम होते हैं स्टूडेंट विषमांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन डी ही दिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्लियर होता हुआ, और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। और देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल कि एथेनोइक अम्ल कि मेथेनोइक अम्ल कि प्रोपेनोइक अम्ल, बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बताइए कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप पहले अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, आंसर दीजिए कि क्या होगा इसका, ठीक है। चलिए फाइनली मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप लोग आंसर दे ही दिए होंगे। इतना समय बहुत है आप लोगों के लिए कमेंट करने के लिए, सोचने समझने के लिए, और मैं इसका रियल आंसर बता रहा हूँ क्या होगा। आप मैच करा लीजिएगा अपने आंसर से। तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है स्टूडेंट, वो होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 स्टूडेंट यह है कि CH3COCH3 का IUPAC नाम है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइए कि CH3COCH3 का IUPAC नाम है प्रोपेन, ब्यूटेनॉन कि प्रोपेनॉन कि प्रोपेनल। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके होम स्क्रीन पे स्टूडेंट, ठीक है। बताइए क्या होगा कि CH3COCH3 का IUPAC नाम होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आई होप आपने सही आंसर दे दिया होगा। और मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। तो CH3COCH3 का जो IUPAC नाम होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, तो प्रोपेनोन होता है। क्या होता है? प्रोपेनोन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन सी ही दिया होगा या क्वेश्चन क्लियर होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 स्टूडेंट यह है कि मनुष्य में लार ग्रंथियां की संख्या होती है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 2 जोड़ी कि 3 जोड़ी कि 4 जोड़ी कि 5 जोड़ी। इसका आंसर तो सही आना चाहिए सभी लोगों का, क्योंकि ये आपने क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा हुआ है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है स्टूडेंट, ठीक है। फटाफट इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि 43 का रियल आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शनों में से, ठीक है। चलिए तो मैं इसका रियल आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि सही आंसर इसका क्या होगा, और आप पहले कमेंट कर लीजिए अच्छे तरीके से, सभी स्टूडेंट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो कितनी जोड़ी होती है, तो स्टूडेंट 3 जोड़ी होती है, ठीक है। 3 जोड़ी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपने 43 क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा, और नोट कर रहे हैं ना आप लोग कितना सही कितना गलत हो रहा है। हाँ, नोट करते रहिए, लास्ट में बताइएगा, ठीक है। चलिए 43 क्लियर हो गया, 44 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 44 आ गया होम इस सीन पर। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। बताइए स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है 5.8 सेंटीमीटर की 25 से 30 सेंटीमीटर तक कि 1.5 मीटर तक कि 15 फीट तक। बताइए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि मनुष्य में जो ग्रास नली की लंबाई होती है वो कितनी होती है। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके होम स्क्रीन पे आया है 44। बताइए कि सही से रियल इसका आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आई होप आप कमेंट कर लिए होंगे कि आपका जो भी आंसर हो कमेंट करके बता दिए हैं, और मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ, मैच करा लीजिए। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य में जो ग्रास नली की लंबाई होता है वो 25 से 30 लगभग सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 44 क्लियर कर रखा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। बताइए कि इन चारों ऑप्शनों में से मनुष्य के लार में पाया जाता है टाइलिन की लाइसोजाइम की पेप्सिन की टाइलिन व लाइसोजाइम दोनों। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन की टाइलिन व लाइसोजाइम दोनों। तो मैं बता दूं फाइनली कि इसका सही आंसर क्या होगा, आपने कमेंट करके बता दिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट के मनुष्य के लार में पाया जाता है तो टैलिन पाया जाता है, सब लोग जानते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। आई होप आपने भी ऑप्शन ए ही दिया होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 स्टूडेंट यह है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, 2, 0, 4
कि 8। चलिए स्टूडेंट बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 46। ठीक है, बताइए स्टूडेंट कि इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने बता दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होता है, क्या होगा। आपने कमेंट कर दिया होगा और मैं इसका रियल आंसर बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है स्टूडेंट। तो कितने, तो 2। कितने, 2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन यही दिया होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्लियर होता हुआ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 47 स्टूडेंट यह बोल रहा है यहाँ पे कि निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है। बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया होम क्वेश्चन पे आपके कि निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है। विटामिन ए तथा बी, कि विटामिन बी तथा सी, कि विटामिन सी तथा के, कि विटामिन डी तथा बी। चलिए बताइए कि फटाफट इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्यों कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है। यहाँ पे जोड़ा दो का पेयर दिया है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए फटाफट आंसर बताइए कि इसका रियल आंसर क्या होगा। सही आंसर बताइए स्टूडेंट, बताते रहिए बताते रहिए। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपने सबने बता दिया होगा अपना जो भी इसका, जो भी सभी लोगों का आंसर होगा। मैं इसका रियल आंसर बता रहा हूँ कि निम्न में से पूछ रहा है कि विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में क्या है, घुलनशील है। तो मैं बता दूं कि कौन सा जो जोड़ा है जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी तथा सी, विटामिन बी तथा सी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आ गया। और क्वेश्चन नंबर 48 स्टूडेंट क्या बोल रहा है, यहाँ पे पढ़ लेता हूँ अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 48 स्टूडेंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि पल्मोनरी, जिसे फुफ्फुस कहा जाता है, पल्मोनरी फुफ्फुस सिरा खुलती है या रुधिर लाती है। ठीक है, पल्मोनरी फुफ्फुस सिरा खुलती है या रुधिर लाती है, दाहिने अलिंद में, कि बाएं अलिंद में, कि बाएं नीले में, कि दाहिने नीले में। बताइए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, कि पल्मोनरी फुफ्फुस सिरा खुलती है या रुधिर लाती है। बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शनों में से स्टूडेंट। ठीक है, फटाफट इसका आंसर बताइए कि रियल आंसर इसका क्या होगा। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो पल्मोनरी फुफ्फुस सिरा खुलती है या रुधिर लाती है स्टूडेंट, तब बाएं अलिंद में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने ऑप्शन बी ही दिया होगा क्वेश्चन नंबर 48 का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 48 क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है यहाँ पे कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दंतों की संख्या होती है। बताइए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वक दंतों की संख्या होती है 2, कि 4, कि 6, कि 8। बताइए स्टूडेंट इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में बता रहा हूं आप लोगों को स्टूडेंट। ठीक है, बताइए फटाफट आंसर बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। तो चलिए मैं रियल इसका आंसर बता देता हूं आप लोगों को, इसका सही आंसर क्या होगा। पहले आप लोग कमेंट अच्छे तरीके से कर लीजिए पढ़ के इसका। ठीक है, चलिए मैं इसका सही आंसर बता रहा हूं आप लोगों को कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वक दंतों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 6 होती है स्टूडेंट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आपने भी ऑप्शन सी ही दिया होगा क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्लियर होता हुआ तो क्वेश्चन नंबर 50 को, जो कि लास्ट क्वेश्चन महाधमाका। बताइए इसका सही आंसर आप लोग कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है अग्नाशय, कि यकृत, कि आमाशय, कि वृक्क। बताइए अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है कौन करता है, अग्नाशय करता है, कि यकृत करता है, कि आमाशय करता है, कि वृक्क करता है। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। अब लास्ट क्वेश्चन से इसका सही आंसर सबसे उम्मीद है कि आप लोग सही देंगे इसका आंसर। तो चलिए फाइनली आप लोग अपना आंसर दे दिया होगा स्टूडेंट। अब मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो अमोनिया का यूरिया में जो परिवर्तित कर देता है स्टूडेंट, वो कौन करता है, तो यकृत करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अम्लीय विलयन का पीएच मान है। ऑप्शन ए 7, और ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7 से अधिक, और ऑप्शन डी 0। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, पढ़े तो होंगे आप लोग। चलिए बताइए सटीक आंसर इसका कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बताइए। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है। इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम। ठीक है, तब अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, तब तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान है।
ठीक है। जब अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो क्षारीय विलयन का पीएच मान बताइए 0 या 7, 7 से कम या 7 से अधिक। तो 7 से कम तो आपका अम्लीय विलयन को होता है, तो क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और 7 जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो 7 से कम अम्लीय, 7 रहता है तो उदासीन, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय विलयन। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग समझ गए, तो इसका ऑप्शन डी क्वेश्चन सही आंसर है। एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जैसा कि देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। जो धोने का सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? चलिए, ऑप्शन ए NaHCO3, ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O, क्या ऑप्शन सी CaOCl2 और ऑप्शन डी NaOH। तो चलिए दोस्तों, आप बताइए कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चलिए मैं आप इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 10H2O होता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो ठीक है, चलिए वीडियो को फटाफट आप शेयर कर दीजिए। ये केमिस्ट्री के अभी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, अभी बायो के चलेंगे, फिजिक्स के चलेंगे, ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान बताइए। कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? जो अम्लीय वर्षा का जल होता है उसका संभावित पीएच मान पूछा है हमसे। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए 5.2, ऑप्शन बी 6.2, ऑप्शन सी 7.2 कि ऑप्शन डी 8.2। तो चलिए दोस्तों, आप लोग चूज कीजिए कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान क्या होता है। चलिए आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर अपना चूज कर लिए होंगे। अब मैं आप बताता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है 5.2। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5वां। और क्वेश्चन नंबर 5वां आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा ऐसा तत्व है जो तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी तांबा और ऑप्शन सी जस्ता और जिंक, या ऑप्शन डी सल्फर। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना आंसर चूज कर लिए होंगे कि आपका कौन सा आंसर सही होगा। मैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूँ कि वह तत्व जस्ता या जिसे जिंक बोलते हैं। ठीक है, जस्ता व जिंक वह तत्व है जो अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5वां में कोई दिक्कत आप लोगों की नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर हो चुका होगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 6वां आपसे ये कह रहा है कि लोहे के फाइंग्स पेन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? कह रहा है कि लोहे के जो फाइंग्स पेन होता है उसको जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग होता है। ऑप्शन ए ग्रीस लगाकर, ऑप्शन बी पेंट लगाकर, ऑप्शन सी जिंक की परत चढ़ाकर, कि ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए कि लोहे की फाइंग्स पेन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयोग होती है। ठीक है, चलिए आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर अपना चूज कर लिए होंगे। मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों, लोहे की जो फाइंग्स पेन को जंग से बचाने के लिए जो विधि उपयोग होता है वो ग्रीस लगाकर भी हम कर सकते हैं, पेंट लगाकर भी कर सकते हैं, और जिंक की परत चढ़ाकर भी हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इन सभी के द्वारा हम लोहे के फाइंग्स पेन को जंग बचाने के लिए उपयुक्त कर सकते हैं विधि का। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6वां आप लोगों को बेहद अच्छे ढंग से क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताइए। CH4 की C3H8, ये 8 है। ठीक है, कि CuH10 की C2H6। चलिए दोस्तों, आप बताइए कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर अपना चूज कर लिए होंगे। मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है
C3H8, C3H8 होता है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, इसलिए ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को क्लियर हो चुका है तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्काइन का सूत्र है, एल्काइन का सूत्र। चलिए आप लोग बताइए कि एल्काइन का सूत्र क्या है। ऑप्शन है C3H4 कि C3H6 कि C2H6 कि C6H6। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा एल्काइन का सूत्र का। चलिए तो आप लोग अपना आंसर चूज कर लिए होंगे। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ कि एल्काइन का सूत्र होता है C3H4, C3H4। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8वां, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आप लोग की स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों ये कह रहा है कि C2H6 का IUPAC नाम है। C2H6 का पूछा हमसे क्या IUPAC नाम क्या होगा। ठीक है, बताइए मेथेन, एथेन, एथाइन कि एथिलीन होगा। चलिए बताइए आप लोग कि C2H6 का IUPAC नाम क्या होगा। चलिए हम उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना आंसर चूज कर लिए होंगे और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों C2H6 का जो IUPAC नाम होता है एथेन। क्या होता है? एथेन होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम फिजिक्स जो केमिस्ट्री के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं और 10वां क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी के। ठीक है, देखिए चलिए बताइए इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है एथेनॉल के ऑप्शन बी, मेथेनॉल के ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल के ऑप्शन डी, एथेनोइक अम्ल। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना आंसर चूज कर लिए होंगे दिमाग में कि कौन सा में आपका आंसर सही होगा। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम होता है एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल होता है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10वां आपको क्लियर हो चुका होगा। अब तक मैंने केमिस्ट्री के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस कर दिया। केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। अब हम बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बायोलॉजी के। चलिए इसी के साथ जितना अच्छे से आप लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन किए हैं उसी प्रकार आप लोग को बायोलॉजी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। चलिए देखते हैं उसको। चलिए दोस्तों देखिए बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और पहले क्वेश्चन के बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। कह रहा है कि पीतरस का स्राव होता है। पीतरस का स्राव कहाँ होता है बताइए आप लोग। पित्ताशय में कि यकृत में होता है कि अग्नाशय में होता है कि अमाशय में होता है। चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए कि पीतरस का स्राव कहाँ होता है इन चारों ऑप्शनों में से। तो चलिए आप लोग अपना आंसर चूज कीजिए। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ कि पीतरस का जो स्राव होता है वो यकृत में होता है। स्टूडेंट कहाँ होता है? यकृत में होता है, इसलिए ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कहाँ होता है? यकृत में होता है पीतरस का स्राव। ठीक है, अभी याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला अगर क्लियर हो गया हो, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर हम तुरंत अग्रसर होंगे। और क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आप लोगों की स्क्रीन पे। कह रहा है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। बताइए कि मनुष्य में जो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 24 होती है, 28 होती है कि 32 होती है। चलिए स्टूडेंट बताइए आप लोग कि मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर आप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है और कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में कि राइबोसोम्स में कि माइटोकॉन्ड्रिया में कि लाइसोसोम्स में। चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है वो कहाँ होती है। चलिए आप लोग आंसर अपना चूज कर लीजिए, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर तीसरे में अब हम बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे और क्वेश्चन नंबर चौथा ये आपसे कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों जिसे वेस्मो भी बोला जाता है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों या वेस्मो की संख्या होती है। ऑप्शन है 1, 2, 3,
4। चलिए बताइए कितनी होती है मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या। चलिए स्टूडेंट आप लोग आंसर अपना चूज कर लीजिए, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूं। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की जो संख्या होती है स्टूडेंट, वो होती है कितनी, 4 होती है स्टूडेंट। क्या होती है, 4 होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को आराम से पढ़िए, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट करा दूंगा, एग्जाम में बेहतर नंबर आप लाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा अगर क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां ये कह रहा है आपसे कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग क्या है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग क्या है, बताइए। वृक्क है कि फेफड़े कि त्वचा कि यकृत। चलिए स्टूडेंट आप बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग क्या है। चलिए स्टूडेंट आप लोग सही आंसर चूज कीजिए, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ। तो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग क्या है, तो वृक्क। क्या होता है, वृक्क जो होता है मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग है, वृक्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां अगर क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे, और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6वां कि मुकुलन पाया जाता है। जो मुकुलन होता है पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, प्लेनेरिया में कि हाइड्रा में कि लिस्मानिया में कि इन सभी में। चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए कि मुकुलन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से बताइए सही आंसर। तो चलिए स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, तो हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, हाइड्रा में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां अगर क्लियर हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर बढ़ चलते हैं, और उसे सोचने या समझने की और नोट कीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कह रहा है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूलन है। ठीक है, कह रहा है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी जड़, और ऑप्शन टी प्रकलिका। तो चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर अपना चूज कर लिए होंगे कि आप लोगों का कौन सा सही आंसर होगा। मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का सही आंसर कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है, तो वो तना होता है। क्या होता है, तना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। क्या होता है, तना अनुकूल होता है। चलिए और क्वेश्चन नंबर 7वां अगर क्लियर हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है यक्स वाई, यक्स यक्स, वाई की यक्स। तो चलिए स्टूडेंट ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग जानते भी हैं, जो बायो पढ़ते हैं वो तुरंत बता देंगे कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र यक्स वाई होता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। चलिए स्टूडेंट अगर क्वेश्चन नंबर 8वां आपको क्लियर हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि डीएनए पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में कि केंद्रिका में कि केंद्रक में। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि डीएनए पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। चलिए स्टूडेंट आप लोग आंसर इसका चूज कर लिए होंगे, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ कि जो डीएनए स्टूडेंट पाया जाता है वो केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, डीएनए पाया जाता है केंद्रक द्रव्य में। चलिए और क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो गया है, तो क्वेश्चन के 10 और बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। चलिए बताइए स्टूडेंट कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। खुराना ने किया था कि पुन्नेट ने कि जॉनसन ने कि वाटसन एवं क्रिक ने। चलिए स्टूडेंट आप बताइए जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर बायो पढ़ते हैं तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देता हूँ कि जीन शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम जो किए थे उनका नाम है जॉनसन। क्या नाम है, जॉनसन। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जॉनसन। ठीक है, चलिए तो यहाँ अब तक मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायो के भी मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, बायो का पोर्शन आपका कंप्लीट होता हुआ अब हम पढ़ेंगे किसका, फिजिक्स का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिजिक्स के भी मैंने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाया है, और उसको भी आपको उतने ही अच्छे से देखना है जितना इन क्वेश्चनों को आपने देखा है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। चलिए अब हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए फिजिक्स का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सबके पास पहुंच जाए। चैनल पे अपना है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब आपको करना है। ठीक है, चलिए
और देखिए पहला क्वेश्चन है यह कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है। देखिए स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है। चलिए स्टूडेंट बताइए, शून्य कि अनंत कि 25 सेंटीमीटर कि -25 सेंटीमीटर। चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है कितनी होती है स्टूडेंट। चलिए बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही है। चलिए मैं इस क्वेश्चन का आप सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है स्टूडेंट। क्या होती है? अनंत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तुरंत रट्टा मार लेना इन क्वेश्चनों को आपको, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन की दूसरे और अग्रसर होंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, बताइए। पहला क्रिस्टलीय लेंस पे, ऑप्शन बी स्वच्छ मंडल जिसे कार्निया कहते हैं, और किसी परितारिका पर, कि ऑप्शन डी पुतली पर। चलिए दोस्तों स्टूडेंट आप बताइए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है स्टूडेंट। चलिए बताइए। तो चलिए मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का सही आंसर कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन होता है कहाँ पर? कार्निया पर, जिसे हम स्वच्छ मंडल बोलते हैं, ठीक है। कार्निया पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। अगर आपके नेत्र में दूरदृष्टि दोष है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि रेटिना पर, कि रेटिना से आगे, कि रेटिना के पीछे, कि कहीं नहीं। चलिए स्टूडेंट आप बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि जब दूरदृष्टि आपके दोष है, अगर दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो वो बनता है रेटिना के पीछे बनता है स्टूडेंट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रेटिना के पीछे बनता है अगर दूरदृष्टि दोष है तो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है आपसे कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, कि हरे रंग के लिए। चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए, पढ़े होंगे आप लोग कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम कहाँ होता है स्टूडेंट। चलिए बताइए आप लोग। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है अधिकतम होता है बैगनी रंग के लिए, ठीक है। किसके लिए? बैगनी रंग के लिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक बहुत ही ज़्यादा अधिकतम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया है। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा आपकी स्क्रीन पे आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा ये कह रहा है आपसे कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, कि वोल्ट, कि ओम, कि वाट। तो चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा इसमें से, ठीक है। कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक जो स्टूडेंट होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत सिंपल है, एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा अगर क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, तो हम क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर छठवां आ गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डायनमो उत्पन्न करता है। डायनमो उत्पन्न करता है आवेश, विद्युत वाहक बल, विद्युत क्षेत्र, कि चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए कि डायनमो उत्पन्न करता है, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता ही देता हूँ कि डायनमो उत्पन्न करता है। डायनमो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल करता है, ठीक है। क्या करता है? विद्युत वाहक बल करता है उत्पन्न डायनमो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, आयनों द्वारा, कि न्यूट्रॉनों द्वारा। चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानते भी होंगे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है किनके द्वारा? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर हो गया हो, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या कह रहा है आपसे कि विभवांतर का मापक यंत्र है। विभवांतर का मापक यंत्र है धारा मापी, वोल्ट मीटर, अमीटर,
कि ओम मीटर। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए कि विभवांतर का मापक यंत्र क्या होता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि विभवांतर किससे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर में मापते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, कि विभवांतर का मापक यंत्र क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है कि स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी होती है। स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी होती है स्टूडेंट। चलिए बताइए आप लोग, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, वही कि 25 सेंटीमीटर कि 2.5 मीटर। चलिए स्टूडेंट ये तो जानते हैं आप लोग कि स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं इन प्रश्नों का उत्तर कि स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी कहाँ कितना होती है, 25 सेंटीमीटर होती है स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10वें, और यह फिजिक्स के लास्ट क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर के बीच संबंध है, ठीक है। चलिए बताइए कि दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध होता है। ऑप्शन ए एफ बराबर आर, कि एफ बराबर 1/r, कि 2f बराबर आर, क्या ऑप्शन डी एफ बराबर 2r। चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर के बीच संबंध क्या होता है स्टूडेंट। ये तो बहुत ही सिंपल साधारण प्रश्न है, आप लोग जानते भी होंगे कि दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध होता है, तो 2f बराबर आर होता है, और यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे आप तो यह हो जाता है r/2 हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है, जैसा जानते भी आप लोग हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख लिए कि 10 मैंने केमिस्ट्री के, 10 मैंने बायोलॉजी के और 10 मैंने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि दोनों का सोडा का रासायनिक सूत्र अब आप लोग के दिमाग में बन गया होगा कि Na2CO3 और 10H2O होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर का गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। जो बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी Na2CO3, कि ऑप्शन बी CO2, कि ऑप्शन डी O2। तो चलिए दोस्तों पहले अपना आंसर आप चूज कर लीजिए, मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, तो निकलती है Na2CO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, Na2CO3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र है। कह रहा है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र अगर MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए MO2, ऑप्शन बी MO, ऑप्शन सी M2O3 और ऑप्शन डी M2O। तो चलिए आप लोग अपना आंसर चूज कीजिए। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र होता है ऑप्शन बी MO होता है। क्या होता है, MO। दोस्तों सारे क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप बस प्रैक्टिस करके जाइए, देखिए मजा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, कह रहा है कि नियान है, नियान है। ऑप्शन ए क्षार धातु, ऑप्शन बी अक्रिय गैस, और ऑप्शन सी उप धातु, और ऑप्शन डी संक्रमण तत्व। तो चलिए आप लोग अपना आंसर चूज कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका सही होगा। चलिए मैं बताता हूं कि नियान क्या है। तो नियान दोस्तों एक क्या है, क्षार धातु, अक्रिय गैस, उपधातु, संक्रमण तत्व। तो दोस्तों नियान एक क्या होता है, अक्रिय गैस होता है, ठीक है। नियान एक अक्रिय गैस। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें ऑप्शन ए 6 सहसंयोजक आबंध है, ऑप्शन बी 7 सहसंयोजक आबंध है, और ऑप्शन सी 8 सहसंयोजक आबंध है, कि ऑप्शन डी 9 सहसंयोजक आबंध है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो बताइए कितने सहसंयोजक आबंध होंगे इसमें। तो चलिए आप लोग अपना आंसर चूज कीजिए, मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का सही संयोजक आबंध होते हैं, सॉरी ठीक कितने होते हैं, 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। यह 6 सहसंयोजक आबंध नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है, ये नहीं होगा, ये इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का
एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। ऑप्शन ए एथेनॉल और ऑप्शन बी मेथेनॉल और ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल और ऑप्शन डी एथेनाइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो चलिए आप लोग ऑप्शन चूज कीजिए कि कौन सा आंसर होगा आप लोगों का। अब मैं आपको बताता हूँ कि एथिक एल्कोहल का IUPAC नाम होता है एथेनॉल। ठीक है, क्या होता है? एथेनॉल। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टिक कर लिए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग है? लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग है? ऑप्शन ए ग्रीस लगाकर, ऑप्शन बी पेंट लगाकर और ऑप्शन सी जिंक की पर चढ़ाकर और ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा। तो दोस्तों अपना आंसर चूज कीजिए। मैं बताता हूं आप लोगों को कि लोहे के जो फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो ग्रीस लगाकर भी उपयोग किया जाता है, पेंट लगाकर भी उपयोग किया जाता है और जिंक की पर चढ़ाकर भी किया जाता है। मतलब ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 7वां आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है Cu2S, ऑप्शन बी Cu2O और ऑप्शन सी CuFeS2 और ऑप्शन डी CuCO3। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लोग आंसर चूज के लिए मैं बताता हूं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र होता है Cu2S, जिसे कैल्कोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कैल्कोसाइट भी कहते हैं। Cu2S को हम क्या कहते हैं? कैल्कोसाइट भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों ये है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान है। कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या है? चलिए इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 0, 7, 7 से कम कि 7 से अधिक? तो दोस्तों क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से अधिक। देखिए 7 से अधिक क्या कहलाता है? क्षारीय, और 7 से कम क्या कहलाता है? अम्लीय, और 7 रहेगा तो क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे हम 10वें क्वेश्चन की ओर। और 10वां क्वेश्चन केमिस्ट्री का यह है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का पीएच मान है 0, 1, 7, 14। चलिए बताइए। तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, नेट 7, जो कि क्या कहलाता है? उदासीन। तो शुद्ध जल का पीएच मान उदासीन होता है और इसका मान कितना होता है? 7। तो दोस्तों ये केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहद अच्छे लगे होंगे। आप लोग क्लियर भी किया होगा। बताइए कि 10 में से कितने अंक आपके आए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन की ओर। फिजिक्स के 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर पहले की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। चलिए जल्द बताइए आप लोग। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर कि 80 सेंटीमीटर? चलिए बताइए। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दे दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। अब पूछा है उसकी वक्रता त्रिज्या, मतलब आर पूछा है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है कि F बराबर R/2। F बराबर R/2। हमको R निकालना है, तो अगर हमको R निकालना पड़ेगा तो ये 2 को गुणा F में हो जाएगा, तो क्या जाएगा? 2F। मतलब R निकालने के लिए मुझे 2 की मल्टीप्लाई F में करना पड़ेगा। तो 2 गुणे F, फोकस दूरी कितना दिया है? 20। तो 20 दूनी के 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्या? 40 सेंटीमीटर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर और उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों यह है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। देखिए इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछते हैं और इस प्रकार भी पूछ देते हैं इसी क्वेश्चन को कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होगी। ठीक है, चलिए वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? दर्पण के वक्रता केंद्र C पर, कि दर्पण के फोकस दूरी F पर, कि दर्पण के वक्रता केंद्र C और उसके फोकस बिंदु F के बीच में, कि ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस बिंदु F के बीच में। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए बताइए
कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच रखेंगे तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने का मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस ढंग से कितना क्वेश्चन पूछता है। देखिए पूछेगा कि मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चाहे तो ये पूछ सकता है या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछता है कि मनुष्य की स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। चाहे इस तरह नहीं पूछेगा तो इस तरह पूछेगा कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो कौन सा भाग है। ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी आइरिस पर, और ऑप्शन सी पुतली पर, ऑप्शन डी रेटिना या दृष्टि पटल पर। तो चलिए बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चूज कीजिए आप लोग। मैं बताता हूँ कि इसका सही आंसर होगा कहाँ पे, रेटिना या दृष्टि पटल पर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग जान गए कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है कहाँ, रेटिना और दृष्टि पटल पे बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों ये पूछा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है। ठीक है, या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछेगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, या इस तरह नहीं पूछेगा तो इस तरह पूछेगा कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। अच्छा, इस तरह भी नहीं पूछेगा तो इस तरह पूछेगा कि स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। किसी प्रकार पूछे, आज की वीडियो देख रहे हैं आप, किसी प्रकार पूछेगा घुमा के बता देंगे। तो इस प्रकार इतने तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 मीटर, ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर कि 25 सेंटीमीटर के, ऑप्शन डी 2.5 मीटर। ठीक है, तो चलिए बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होनी चाहिए, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है कितना होता है, तो ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर होता है। कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा आपने नोट कर लिया होगा, अच्छे से समझ भी लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यह है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ऑप्शन बी प्रोटॉनों द्वारा, और ऑप्शन सी आयनों द्वारा, और ऑप्शन डी जो है न्यूट्रॉनों द्वारा। तो चलिए आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। विभवांतर का मात्रक यंत्र है। विभवांतर का मात्रक यंत्र बताइए, धारामापी, वोल्ट मीटर, अमीटर कि ओम मीटर। तो चलिए आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मैं बताता हूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वोल्ट मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर। विभवांतर का मात्रक यंत्र क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यह है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर कि मीटर। तो चलिए बताइए कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है दोस्तों जनित्र। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि ऑप्शन ए एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में चुंबक होता है। ठीक है, और ऑप्शन बी में डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। ऑप्शन सी एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है कि ऑप्शन डी एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है। ठीक है, और जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। तो चलिए आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है और जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग टिक कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर होता हुआ इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ओम के नियमानुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। या तो इसी क्वेश्चन से आपसे इस प्रकार पूछ सकता है कि ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा। सरल रेखा, एक वृत्त रेखा कि एक अर्धवृत्त की, ऑप्शन डी एक लगातार दिशा बदलती रेखा।
तो दोस्तों मैं बता दूं कि ओम के नियमानुसार विभवांतर व धारा के बीच जो ग्राफ बनता है वो एक सरल रेखा बनता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या बनता है? एक सरल रेखा बनता है। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 9 आपको क्लियर हो चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम प्रति सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर की वोल्ट। तो प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 इसका भी आपका फिजिक्स का भी क्लियर हो चुका होगा, भौतिक विज्ञान का। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की और बायोलॉजी के। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, बायोलॉजी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, बायोलॉजी आ गया। देखिए बायोलॉजी के कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। देखिए बायोलॉजी के पहला क्वेश्चन दोस्तों यह है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन बी जल से, और ऑप्शन सी वायु से, कि ऑप्शन डी पर्णहरिम के विघटन से। तो चलिए दोस्तों अपना आंसर चूज कीजिए। मैं इसका सही आंसर बताता हूं दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस कहां से प्राप्त होती है? तो जल से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ऑप्शन बी ही मारे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीत रस का स्राव होता है, पीत रस का स्राव होता है। ऑप्शन ए पित्ताशय में, ऑप्शन बी यकृत में, और ऑप्शन सी अग्नाशय में, क्या ऑप्शन डी अमाशय में। तो चलिए दोस्तों अपना आंसर टिक कीजिए। तो मैं बता दूं दोस्तों कि पीत रस का स्राव होता है यकृत में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कहाँ पे? यकृत में। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है, प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है, किसे कहते हैं? ऊर्जा गृह, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं ऊर्जा का गृह। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। ऑप्शन ए उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, ऑप्शन बी जल का संवहन, ऑप्शन सी भोजन का संवहन, और ऑप्शन डी अमीनो अम्लों का संवहन। तो चलिए दोस्तों आप लोग अपना आंसर चूज कीजिए। मैं बताता हूं कि पादपों में जो जाइलम का कार्य होता है वो उसमें क्या होता है? तो उसमें जल का संवहन होता है। ठीक है, क्या होता है? जल का संवहन होता है पादपों में जाइलम का कार्य। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है बाएं अलिंदा से, ऑप्शन बी दाएं अलिंदा से, ऑप्शन सी बाएं नीले से, और ऑप्शन डी दाएं नीले से। तो चलिए आंसर चूज कीजिए। मैं इसका सही आंसर बताता हूं कि फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है दोस्तों बाएं नीले से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। कहां से? बाएं नीले से आता है। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यह है कि यकृत संश्लेषित करता है, यकृत संश्लेषित करता है। ऑप्शन ए शर्करा को, ऑप्शन बी रुधिर, ऑप्शन सी यूरिया, और ऑप्शन डी प्रोटीन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लोग अपना आंसर चूज कीजिए। मैं बताता हूं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि यकृत संश्लेषित करता है, तो ऑप्शन सी यूरिया को संश्लेषित करता है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसे समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सब बहुत इंपॉर्टेंट। अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, की लिस्मानिया में। तो दोस्तों आप लोग आंसर चूज कीजिए। मैं इसका सही आंसर बताता हूं आप लोगों को कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसके? तो ईस्ट में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कहाँ? ईस्ट में। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यह है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, और ऑप्शन सी शुक्र वाहिका, या ऑप्शन डी डिंब वाहिनी। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका सही आंसर कि निम्न में से कौन सा जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है वो शुक्र वाहिका।
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या, शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां आपको क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 9वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 9वां क्या कह रहा है कि केवल प्रोटीन के बने होते हैं, केवल प्रोटीन के बने होते हैं क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, प्रायोन्स की जीन्स। तो दोस्तों आप लोग आंसर चूज कीजिए, मैं बताता हूँ कि केवल प्रोटीन के बने होते हैं प्रायोन्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या बने होते हैं, प्रायोन्स केवल प्रोटीन के बने होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, प्रोटीन से, आरएनए से, कि डीएनए से, कि दोनों ए व सी से। तो दोस्तों मैं बता दूं कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोनों, ए व सी। तो प्रोटीन के भी बने होते हैं और वह डीएनए से भी बने होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन से भी डीएनए से गुणसूत्र बनते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यह है कि केवल जल में घुलनशील होता है, केवल जल में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ए भी ऑप्शन सही नहीं है। विटामिन डी ऑप्शन बी भी गलत है और विटामिन के ऑप्शन सी भी गलत है। तो दोस्तों केवल जल में घुलनशील विटामिन होता है आपका विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे उत्तर में भी लिख दिया हूँ कि विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन में पहला आपको क्लियर हो चुका होगा कि जल में घुलनशील सिर्फ विटामिन सी ही होता है। तो चलिए दोस्तों देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा क्वेश्चन है, इस बहुविकल्पी में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण होता है। ऑप्शन है जड़ में, पत्ती में, तने में, कि पुष्प में। तो दोस्तों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पत्ती में। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तब पत्ती में पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन उत्पन्न होता है। चलिए पढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन यह है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से, कि जल से, कि वायु से, कि पर्णहरिम के विघटन से। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जल से। ठीक है, देखिए उत्तर में जल से, और इसे H2O के नाम से जानते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा है, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं जोड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, इन सभी में। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि द्वार कोशिकाएं रंध्रों में पाई जाती है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों यह है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, प्रोटीन। तो जैसा कि दोस्तों इसका ऑप्शन बी क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5वां भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां पढ़ के बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों यह है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो 20, 24, 28 की 32। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं बहुत सरल क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन भी है। तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7वां की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन 7वां दोस्तों यह है, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, यह क्वेश्चन के एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा क्वेश्चन है कि मनुष्य की लार में पाया जाता है टायलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन, कि ए और बी दोनों। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मनुष्य की लार में दोनों पाई जाती हैं, टायलिन भी पाया जाता है और लाइसोजाइम भी पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ए तथा बी। चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां है कि फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है हृदय में, फेफड़ों में, शरीर की अग्र एवं पश्च धमनियों में, कि ऑप्शन डी दाएं अलिंदा में। तो दोस्तों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, फेफड़ों में। फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर कहाँ चला जाता है दोस्तों, तो फेफड़ों में चला जाता है। ठीक है, ये क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है, ये वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है बाएं अलिंदा से, दाएं अलिंदा से, बाएं नीले से, दाएं नीले से। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, बाएं नीले से फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है।
चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10 में की ओर। क्वेश्चन यह है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन है सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, कि वसा के रूप में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों है कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क, फेफड़े, त्वचा, यकृत। तो जैसा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, वृक्क। वृक्क मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन 12 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वृक्क बना होता है, वृक्क किससे बना होता है? मूत्रवाहिनियों से, कि पेल्गियम नलिकाओं से, कि नेफ्रॉन से, कि शुक्रजनक नलिकाओं से। तो दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, नेफ्रॉन से। ठीक है, तो दोस्तों अब तक 12 क्वेश्चन मैंने बता दिया, वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। तो इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। आहार नाल किसी के आकार की संरचना होती है? अमाशय, ग्रहणी, ग्रासनी, कृमिरूप, पेरिसिका। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ग्राहणी। आहारनाल सी के आकार की संरचना कितना, ग्राहणी या कितना सेंटीमीटर दोस्तों? तो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए प्रश्न 14वां की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए प्रश्न 14 है, यकृत स्रावित करता है लार को, अग्नाशय को, जठर रस को, पीत रस को। तो दोस्तों यकृत स्रावित करता है, ये ऑप्शन डी इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, पीत रस को करता है। यकृत किसको स्रावित करता है? पीत रस को। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि यकृत से पीत रस का श्रावण होता है। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के, प्रोटीन में वसा के, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट के ऑप्शन डी इन सभी में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो प्रोटीन के भी, और प्रोटीन में वसा के भी, और प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट के। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इन सभी के, तीनों से। तो इन सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्रश्न उत्तर 16 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए प्रश्न उत्तर 16 है, पीत का निर्माण होता है। पीत का निर्माण किससे होता है? पित्ताशय के, यकृत से, कि अग्नाशय के, वृषक से। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पीत का निर्माण किससे होता है? यकृत से होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। तो प्रश्न उत्तर 17 को बढ़ चलते हैं। प्रश्न उत्तर 17 है कि एटीपी तथा NADP2S का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, कि पैराक्सीसोम्स में, कि लाइसोसोम्स में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी तथा NADP2S का निर्माण होता है। तो इस तरह आपको याद करना है, वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर 20 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन फंसने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, इसे लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रश्न उत्तर 18वां बढ़ चलिए 18वां देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न 18वां है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? 2, 0, 4 की 8। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एटीपी के अणुओं का लाभ कितने? 2 होता है। तो 2 एटीपी अणु होते हैं। प्रश्न उत्तर चलिए देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर 20वां देखिए, प्रश्न 19वां दोस्तों, सॉरी 19वां है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठोवेस्मों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 4 होती है मनुष्य के हृदय में। फेफड़ों, चाहे उसे वेस्म बोलते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो चलिए दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 20वां लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यकृत संश्लेषित करता है, तो यकृत शर्करा को संश्लेषित करता है कि रुधिर को, कि यूरिया को, प्रोटीन को? तो दोस्तों इस